स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेगा डी क्लासेस। लास्ट वीडियो जो मैंने आपके साथ शेयर की थी उसमें मैंने आपको ये बताया था कि न्यूक्लिक एसिड जो है दीज आर द पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, और हमने ये देखा था कि न्यूक्लियोटाइड किन किन चीजों से मिलकर बना होता है, और अगर हम एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाते हैं तो दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में किस तरीके से 3 प्राइम टू 5 प्राइम फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज होती है। और हमने ये भी पढ़ा था कि जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अगर आप ए की टी के साथ देखो तो वहाँ डबल बॉन्ड है, अगर आप जी की सी के साथ देखो तो दैट इज अ ट्रिपल। आज हम उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आपने अपनी बुक में भी नोटिस किया होगा कि कुछ ऑर्गेनिजम्स के साथ न्यूक्लियोटाइड्स वर्ड दिया हुआ है और कुछ ऑर्गेनिजम्स के साथ बेस पेयर। तो पहले मैं आपको न्यूक्लियोटाइड और बेस पेयर में डिफरेंस क्या है वो बताऊंगी। न्यूक्लियोटाइड्स बेटा हम जनरली उन ऑर्गेनिजम्स के जीनोम या जेनेटिक मटेरियल के लिए यूज करते हैं जो सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं। एस का मतलब सिंगल स्ट्रैंडेड, यानी कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल सिर्फ एक सिंगल स्ट्रैंड का, एक सीधे लाइन का बना हुआ है, तो वहां पर हम न्यूक्लियोटाइड वर्ड यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बैक्टीरियोफेज है। बैक्टीरियोफेज मीन्स वो वायरसेस जो बैक्टीरिया को किल कर सकते हैं, उसका नाम है Cy/174। उसके अंदर 5386 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं क्योंकि वो सिंगल स्ट्रैंडेड है। बट अगर आप बात करो बैक्टीरियोफेज लैम्डा की, तो वो एक डबल स्ट्रैंडेड वायरस है, उसमें हम लिखते हैं 48502 बेस पेयर। इसी तरह से ह्यूमंस की बात करते हैं। आपको पता है हमारे में हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दो टर्म्स होती हैं। अगर हमारे पास सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम है तो उसे हम हैप्लॉइड बोलते हैं, और अगर हमारे पास डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम है तो उसे हम डिप्लॉइड बोलते हैं। तो हैप्लॉइड अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो हमारी बॉडी में जो बेस पेयर है वो है 3.3 × 10⁹ बेस पेयर। बेस पेयर को शॉर्ट में बीपी भी लिख सकते हो एंड न्यूक्लियोटाइड्स को शॉर्ट में एनटीएस भी लिख सकते हो। अब उसके बाद क्योंकि आपको पता है हम मेनली जब कोई लेसन करते हैं तो हमारा जो मेन फोकस होता है वो ह्यूमंस यानी कि हमारे खुद पे होता है, इंसानों पे होता है। तो आज भी जो हम बात करेंगे वो हम करेंगे अपने जेनेटिक मटेरियल की। हमें किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल से कोई मतलब नहीं है। We are here concerned with our own genetic material and that is DNA, which stands for deoxyribonucleic acid. स्ट्रक्चर आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। डीऑक्सीराइबो शुगर प्रेजेंट होगी, उसके 5 प्राइम पोजीशन पे आपको कोई सा भी नाइट्रोजनस बेस हो सकता है और 5 प्राइम एंड पे फॉस्फेट होता है। अब हम बात करेंगे डीएनए की हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री मीन्स कि सबसे पहले डीएनए की डिस्कवरी किसने की, फिर किसने हमें ये बताया कि इसमें क्या पेयरिंग है, वो सब चीजें हम इसमें करेंगे। और जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने ऑलरेडी कुछ साइंटिस्ट के नाम लिखे हुए हैं। हो सकता है फर्स्ट टाइम पढ़ने में आपको ये नाम डिफिकल्ट लगे, बट जैसे जैसे आप इस चीज को बार बार पढ़ोगे तो यू मे गेट फेमिलियर और आप इजी भी लगने लगेगा। और दूसरी चीज ये भी है, अगर आप पूरा नाम यहाँ पे नहीं मेमोराइज कर सकते तो आई रिकमेंड कि आप जो इनका सरनेम है यानी कि जो इनका सेकंड नेम है आप उसको जरूर याद रखें। जैसे यहाँ पे फ्राइड्रिच मिस्टर है, अगर आप फ्राइड्रिच भूल भी जाओ इट्स ओके, बट यू हैव टू रिमेम्बर मिस्टर। सिमिलरली आप यहाँ पे विल्किंस एंड फ्रैंकलिन ध्यान रखिए। यहाँ पर भी आप वाटसन है, क्रीक को याद रखिए, यहाँ पे भी आप चार्ल्स को याद रखिए। अब हम बात करते हैं इन सारे साइंटिस्ट ने क्या क्या डिस्कवर किया और क्या क्या चीजें हमें इन्होंने बताई। सबसे पहले 1869 में जो फ्राइड्रिच मिस्टर थे उन्होंने ये देखा कि सेल का जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर एक एसिडिक सब्सटेंस प्रेजेंट है। आपको पता होगा एसिड बेस, आपने पढ़ा है केमिस्ट्री में एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं। तो फ्राइड्रिच मिस्टर जो थे उन्होंने ये देखा कि न्यूक्लियस में एक अलग सा मटेरियल प्रेजेंट है और उस मटेरियल की जब उन्होंने नेचर प्रेडिक्ट की फाउंड टू बी एसिडिक, बट उनको ये नहीं पता था कि वो क्या है एग्जैक्टली। उस टाइम आप ये कह सकते हो इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजीज नहीं थी, तो उन्होंने उसको नाम दे दिया न्यूक्लियस, बिकॉज उनको न्यूक्लियस के अंदर दिखा था, तो वहां से उन्होंने उसको नाम दे दिया न्यूक्लियस। फिर उसके बाद मॉरिस विल्किंस एंड रोजालिंड फ्रैंकलिन, ये दो पर्सन्स थे, इन्होंने एक्सरे डाइफ्रैक्शन स्टडी की। मींस इन्होंने एक्सरे स्टडीज करी और बार बार कोशिश करी ये फाइंड आउट करने की एग्जैक्टली वो न्यूक्लियस में ऐसी क्या चीज है जो हमें बार बार दिख रही है। और वो भी अपने डाटा को ज्यादा आप कह सकते हो पब्लिश नहीं कर पाए या उसको एक क्लाइमेक्स नहीं दे पाए। तो उनकी स्टडीज के आधार पे या जो पहले की नॉलेज थी उसके आधार पे जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक जो थे उन्होंने 1953 में एक मॉडल दिया
जिस मॉडल को नाम दिया गया डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर या डबल हेलिक्स भी आप इसको बोल सकते हैं। तो इनका जो ये मॉडल था ये सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट था। डीएनए से रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज थी वो सारी इससे सेटिस्फाई हो रही थी। तो इसलिए सबसे ज्यादा जो डीएनए के स्ट्रक्चर को प्रिडिक्ट करने में नेम आता है दैट इज अ फ्रांसिस एंड क्रिक, जिसको आप फ्रांसिस क्रिक मॉडल भी बोल सकते हो, डबल हेलिक्स मॉडल भी बोल सकते हो। तो 1953 में इन्होंने ये मॉडल ये पूरा स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर दिया था। बट यहाँ पर भी आप ये कह सकते हो कि सारी जो डिस्कवरी थी वो इन्होंने अकेले नहीं की थी। यहाँ पर इन्होंने एक ये बात बताई थी कि हमारी बॉडी में जो डीएनए है दैट इज अ डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर, यानी कि वो 2 स्ट्रैंड से बना होता है। स्ट्रैंड मतलब 2 धागे, लेकिन वो धागे जब आपस में जुड़ते हैं तो उनके बीच में कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है, जो हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था कि अगर सपोज 2 धागे हैं, अगर यहाँ पर एक स्ट्रैंड में ए है तो इमीडिएटली उसके सामने वाले स्ट्रैंड पे टी मौजूद होगा। इसी तरीके से अगर यहाँ है तो यहाँ पर सी होगा। इट मीन्स ये दोनों जो स्ट्रैंड्स हैं ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करते हैं, ए की टी के साथ एंड जी की सी के साथ। तो यहाँ से उन्होंने ये बताया था कि डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करके वहां पे डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं। हेलिकल इसलिए बोला था, ये 2 स्ट्रैंड ऐसे स्ट्रेट ना होके एक हेलिक्स की तरह क्वाइल्ड होते हैं, इस तरीके से इनका स्ट्रक्चर होता है। और यहाँ पर जिन्होंने ये बताया था कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, इसमें भी इन्होंने थोड़ा सा भी ये कह सकते हो जो डाटा लिया था वो अरविंद चार्गफ का लिया था। अरविंद चार्गफ ने ये बताया था कि प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स की जो रेशियो है वो हमेशा इक्वल रहेगी। इट मीन्स किसी भी डीएनए में जितने ए होंगे उतने ही टी होंगे और जितने जी होंगे उतने ही सी होंगे, क्योंकि ए ने बॉन्डिंग करनी है टी के साथ और जी ने बॉन्डिंग करनी है सी के साथ। तो इट मीन्स एडेनिन और थाइमिन जो है वो इक्वल होंगे, ग्वानिन और साइटोसिन इक्वल होंगे। या आप ये भी कह सकते हो कि ए और टी की जो रेशियो है दैट इज इक्वल या 1 हो सकती है, या जी और सी की जो रेशियो है दैट इज अगेन इक्वल एंड दैट इज 1। तो ये चीज चार्गफ ने बताई थी। इनके रूल्स को यूज करके विल्किंस एंड फ्रैंकलिन ने जो डाइफ्रैक्शन डाटा दिया उसको यूज करके वाटसन एंड क्रिक ने अपना मॉडल तैयार किया था। ऑल्दो इस मॉडल में सबका थोड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था, बट मेजोरिटी में जो सबसे ज्यादा इस डाटा को कंपाइल किया था, जो फाइनल स्ट्रक्चर दिया था वो वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। और उनके इस डिस्कवरी की वजह से उनको 1962 में नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया। अब हम ये पढ़ेंगे कि इन्होंने जो ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर दिया था इसके क्या फीचर्स हैं, किस तरीके से ये काम करता है। चलो तो अब हम बात करते हैं डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर की। तो जैसे कि बच्चों मैंने आपको बताया था कि जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है दैट वाज गिवन बाय फ्रांसिस एंड क्रिक इन 1953। तो इसका जो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है जो एज इट इज आपको एनसीईआरटी की बुक में भी मिल जाएगा, दैट इज व्हाट इज द सैलिएंट फीचर्स ऑफ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। कि फ्रांसिस क्रिक ने और जेम्स वाटसन ने जो मॉडल दिया था डीएनए हेलिकल का उसके क्या सैलिएंट फीचर्स है, मतलब क्या खास फीचर्स थे जिसकी वजह से इस मॉडल को इतनी ज्यादा रिकॉग्निशन मिला था। तो यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा सा समराइज करके 5 पॉइंट्स की फॉर्म में लिख दिए। यही पॉइंट्स आपको एज इट इज एनसीईआरटी की बुक में भी मिल जाएंगे। तो इन पॉइंट्स को करने से पहले थोड़ा सा हम रिकलेक्ट कर लेते हैं जो हमने अपने लास्ट लेक्चर में किया था। यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने इस डबल हेलिक्स को एक बार तो आप कह सकते हैं पिक्टोरियल फॉर्म में दिखाया और एक बार हमने इसको अल्फाबेट्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पे डीआर का मतलब है डीऑक्सीराइबोस जो कि आपकी शुगर है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था जब ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनता है तो एक न्यूक्लियोटाइड के डीऑक्सीराइबोस का 5 प्राइम एंड होता है और 3 प्राइम एंड होता है। इसके 3 प्राइम एंड के साथ दूसरे वाले न्यूक्लियोटाइड का जो फॉस्फेट ग्रुप है वो आके जुड़ता है, तो उनके बीच में 5 प्राइम टू 3 प्राइम बॉन्डिंग होती है। देन अगेन इसके 3 प्राइम के साथ इसका 5 प्राइम जुड़ेगा। तो इस तरीके से जब हम एक पूरा स्ट्रैंड बनाते हैं तो उसका अपर वाला 5 प्राइम एंड फ्री हो जाएगा और इधर 3 प्राइम। इसी तरीके से जब डीएनए बनता है, डबल हेलिक्स बनता है, तो वहां पर प्यूरिन के साथ जो है पिरिमिडिन की पेयरिंग होती है। तो ये स्ट्रक्चर जो है उल्टा हो जाता है। उल्टा होने का मतलब यहाँ पे 5 एंड फ्री था
और 3 प्राइम एंड 3 का। अब उल्टा हो जाएगा, अब इधर 3 प्राइम एंड 3 हो जाएगा और इधर 5 प्राइम एंड 3 हो जाएगा, ताकि दोनों ही प्यूरिन एंड पिरिमिडिन पास आ जाए, इनके बीच में स्टेबल स्ट्रक्चर बन जाए। तो इस तरीके से यहाँ पे अरेंज होते हैं। बट आपको इस स्ट्रक्चर को याद नहीं करना, आपने याद करना है ये स्ट्रक्चर। तो वाटसन एंड क्रिक ने क्या कहा था कि डीएनए जो एक डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है और उसके जो दोनों स्ट्रैंड्स है वो हेलिक्स की फॉर्म में अरेंज होते हैं। हेलिक्स आपको ध्यान हो जो हमने 11 में बायोमोलिक्यूल्स में किया था, इस तरीके से क्वाइड स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर हमने इसके लिए 2 स्ट्रैंड्स रेड कलर से रिप्रेजेंट किए। एक स्ट्रैंड को अगर आप 5 प्राइम टू 3 प्राइम दिखा रहे हो, मतलब एक एंड पे 5 एक पे 3 दिखा रहे हो, और दूसरे में आपको ऑपोजिट करना है, यहाँ पे 3 प्राइम और यहाँ पे 5 प्राइम। तो यहाँ पर इस तरीके से जो ये एक टर्न बनता है, इस एक टर्न को हम बोलते हैं पिच। तो आप ये कह सकते हो कि डीएनए में जो एक पिच है वो 3.4 नैनोमीटर की होती है। नैनोमीटर मीन्स मीटर का आप कह सकते हो 1 बिलियन पार्ट की। अगर आप 1 मीटर की 1 बिलियन पीसेस कर दो तो दैट इज 1 नैनोमीटर। तो इसकी जो ये पिच है ये 3.4 नैनोमीटर की होती है। और एक पिच के अंदर 10 बेस पेयर्स ऑफ डीएनए एडजस्ट होते हैं और हमेशा प्यूरिन के सामने पिरिमिडिन आएगा। यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हो, जरूरी नहीं जो मैंने कि आपको वही याद करना है। बस आपने ये ध्यान रखना है कि आपको ए की बॉन्डिंग टी के साथ दिखानी है, जी की बॉन्डिंग सी के साथ दिखानी है, और ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड होगा और जी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो आप ये कह सकते हो कि एक पिच के अंदर 10 बेस पेयर्स प्रेजेंट है, या आप ये भी कह सकते हो कि 2 बेस पेयर्स के बीच में 0.34 नैनोमीटर का डिफरेंस होता है, क्योंकि टोटल 3.4 है। अगर आप इसको 10 से डिवाइड करो तो 2 बेस पेयर्स के बीच में 3.4 नैनोमीटर का गैप होता है। और इसकी जो विड्थ होती है दैट इज 2 नैनोमीटर। कई बुक्स में आपको 20 एंगस्ट्रॉम भी लिखा हुआ मिलेगा। तो आप कोई भी एक यूनिट मेमोराइज कर लो। अगर आप एंगस्ट्रॉम लिखते हो तो दैट इज 10⁻⁻10 मीटर, और अगर आप नैनोमीटर लिख रहे हो दैट इज 10⁻⁹ मीटर। तो आप कोई सा भी एक यूनिट मेमोराइज कर लो। तो इसकी जो विड्थ है वो 2 नैनोमीटर फिक्स रहती है, और पिच जो है दैट इज 3.4 नैनोमीटर। एक पिच में टोटल 10 बेस पेयर आ सकते हैं। 2 बेस पेयर्स के बीच में 0.34 नैनोमीटर का गैप होता है। और दोनों जो स्ट्रैंड्स है ये हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, एंटी पैरेलल होंगे। अब हम बात करते हैं इसके फीचर्स की। तो सबसे पहला फीचर जो वाटसन एंड क्रिक ने बताया था, उसने ये बताया था कि एक डीएनए हेलिक्स में 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स होती हैं। इन पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स में जो इनकी बैकबोन है वो बनी होती है शुगर और फॉस्फेट की, और जो नाइट्रोजनस बेसिस है वो अंदर की तरफ प्रेजेंट है। मतलब इनकी जो ये बैकबोन है, जो बाहर का स्ट्रक्चर है, वो शुगर और फॉस्फेट का बना हुआ है, और इंटरनली इनमें नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट होते हैं। सेकंड क्या है, ये दोनों स्ट्रैंड्स एंटी पैरेलल हैं। 5 प्राइम के सामने हमेशा आपने 3 प्राइम दिखाना है, 3 प्राइम के सामने 5 प्राइम। इसका रीजन भी वही है क्योंकि आपने प्यूरिन के सामने पिरिमिडिन को लाना है। अगर आप ऑपोजिट कर दोगे तो स्ट्रक्चर जो है अनस्टेबल हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तीसरी चीज है कि 2 बेसिस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अगर आप ए को टी के साथ जोड़ रहे हो तो वहां पे डबल बॉन्ड है, बट अगर आप जी को सी के साथ जोड़ रहे हो दैट इज अ ट्रिपल बॉन्ड। राइट हैंडेड कॉइलिंग है, मतलब इस तरीके से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्ट्रैंड मुड़ा होता है, ऐसे मुड़ने की बजाय इस तरीके से मुड़ा होता है। और यही जो चीज हमने बताई थी, देयर इज अ पिच ऑफ 3.4 नैनोमीटर which includes 10 base pairs and the distance between 2 base pair is 0.34 nanometer। और लास्ट चीज आती है स्टैकिंग ऑफ बेस पेयर प्रोवाइड स्टेबिलिटी। यहाँ पर जो बेस पेयर्स है वो एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड होते हैं, मतलब पाइल अप होते हैं। वो इस तरीके से अरेंज होते हैं कि जो स्ट्रक्चर है वो डिस्टॉर्टेड ना हो, और ये जो इसकी विड्थ है वो मेंटेन रहती है। अगर मान लो प्यूरिन के साथ पिरिमिडिन की जगह प्यूरिन के सामने प्यूरिन आ जाए तो प्यूरिन जो है वो दैट इज अ डबल मेंबर्ड का डबल साइक्लिक रिंग, उसमें 2 रिंग्स होते हैं, तो वो स्ट्रक्चर जो है वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए जो बेस पेयरिंग है वो हमेशा स्टैक्ड रहती है, एक दूसरे के ऊपर फिक्स रहते हैं। तो ये सेलियंट फीचर्स थे जो डबल हेलिक्स मॉडल के वाटसन क्रिक ने दिए थे। इसके अलावा जो वाटसन क्रिक थे उन्होंने सेंट्रल डोगमा के बारे में भी बताया था। नो व्हाट इज दिस सेंट्रल डोगमा? सेंट्रल डोगमा का मतलब होता है कि जो ये डीएनए है इट कैन फॉर्म आरएनए, एंड देन आरएनए जो है
देन दैट आरएनए कैन फॉर्म द प्रोटीन। मतलब सबसे पहले जो डीएनए है उसकी रेप्लिकेशन होती है, जो हम आगे पढ़ेंगे। रेप्लिकेशन मीन्स डीएनए से डीएनए ही बनाना। रेप्लिकेशन में क्या होता है, ये दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो जाएंगे, 5 प्राइम टू 3 प्राइम अलग हो जाएगा, 3 प्राइम टू 5 प्राइम अलग हो जाएंगे, और ये दोनों स्ट्रैंड्स फिर पेरेंटल स्ट्रैंड का काम करेंगे। मतलब ये एक टेम्पलेट बन जाएगा जिसके आधार पे एक नया स्ट्रैंड बनता है, वो हम रेप्लिकेशन में पढ़ेंगे। तो डीएनए रेप्लिकेट होगा, पहले डीएनए बनाएगा, फिर उस डीएनए से आरएनए बनता है, और आरएनए से बनता है प्रोटीन। तो यहाँ पर आपके जनरली 3 प्रोसेसेस आते हैं। जब डीएनए से डीएनए बनता है दैट इज नोन एज रेप्लिकेशन। जब डीएनए से आरएनए बनता है दैट इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। और जब आरएनए से प्रोटीन बनता है दैट इज ट्रांसलेशन। तो ये जो पूरी की पूरी सीक्वेंस है, दिस सीक्वेंस इज नोन एज सेंट्रल डॉग्मा। इट वाज अगेन गिवन बाय वाटसन क्रिक, और इसके बारे में हर एक प्रोसेस की जो डेप्थ है वो आपके बुक में ऑलरेडी है, जिसको हम अपने नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे।